आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंग्लो मराठा वॉर को शुरू करने जा रहे हैं। ये वॉर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच हुई थी। बट ये वॉर्स क्यों हुई थी, इनका परिणाम क्या हुआ था और इनका इम्पैक्ट क्या रहा, ये सब समझने के लिए हमें मराठा एम्पायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम मराठा एम्पायर की शुरुआत से लेकर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक की डिटेल्स को कवर करेंगे। मैप में आप डेक्कन रीजन को देख सकते हैं और इस डेक्कन रीजन के वेस्टर्न पार्ट में हमेशा से मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं। ये लोग वॉरियर हुआ करते थे और इन्हें कहा जाता है मराठा। 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही ये एरिया इस्लामिक रूल के अंडर में हुआ करता था। बट 1645 से ही शिवाजी महाराज ने इस एरिया को इस्लामिक रूल से आज़ाद कराने की मुहिम शुरू कर दी थी और 1674 में शिवाजी महाराज के प्रयासों के कारण डेक्कन के वेस्टर्न रीजन में मराठा एम्पायर के रूप में एक इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। और इस मराठा एम्पायर के राजा थे शिवाजी, जिन्होंने रायगढ़ फोर्ट पर अपने आप को टाइटल दिया छत्रपति। मराठा एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने 8 मिनिस्टर्स अपॉइंट किए और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहा जाता था अष्ट प्रधान। इन अष्ट प्रधानों में हेड हुआ करते थे पंत प्रधान, जिसे पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो गए और शिवाजी की पोजीशन एक प्रकार से प्रेसिडेंट जैसी पोजीशन थी। शिवाजी के बाद उनके ग्रैंडसन शाहू जी महाराज के समय में मराठा एम्पायर का विस्तार कई गुना हुआ। वो खुद तो एक पावरफुल रूलर थे ही, उनके अंडर में एक के बाद एक ऐसे पेशवा मराठा एम्पायर को मिले जिसके कारण मराठा एम्पायर नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रहा। ऐसे ही एक पेशवा थे बाजीराव, जो 1720 से 1740 तक पेशवा रहे। मराठा इतिहास में सभी पेशवाओं में बाजीराव को ग्रेटेस्ट पेशवा माना गया था। अपने 20 साल के मिलिट्री करियर में इन्होंने एक भी बैटल नहीं हारी थी और इनके समय में बढ़ते हुए मराठा एम्पायर को मैनेज करने के लिए इन्होंने मराठा कॉन्फेडरेसी बनाई। इसमें क्या था कि बड़ौदा और उसके आसपास के एरियाज़ के लिए गायकवाड़ को मराठा चीफ बना दिया गया। नागपुर की जिम्मेदारी इन्होंने भोसले को दे दी। पेशवा खुद पुणे देख रहे थे, होलकर इंदौर और सिंधिया को ग्वालियर और उसके आसपास के एरियाज़ की जिम्मेदारी दी गई। हर एक मराठा चीफ को उसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को एडमिनिस्टर और रूल करना होता था इन द नेम ऑफ मराठा किंग, जो कि उस समय साहू जी थे। तो मराठा कॉन्फेडरेसी में ये अरेंजमेंट किया गया। अब जो बाजीराव थे उनके 3 बच्चे थे, बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहिब कहा जाता था, रघुनाथ राव जिन्हें राघोबा भी कहा जाता था और बाजीराव की दूसरी पत्नी से बाजीराव और मस्तानी के बेटे थे शमशेर, जिनका दूसरा नाम कृष्ण राव भी था। इसके अलावा बाजीराव के एक भाई भी थे जिनका नाम था चीमाजी अप्पा। चीमाजी के जो बेटे थे उनका नाम था सदाशिवराव भाऊ। 1740 में बाजीराव को बहुत ही तेज बुखार चढ़ा और उनकी मृत्यु हो गई। बाजीराव की डेथ के बाद शाहू जी ने अगस्त 1740 में बाजीराव के सबसे बड़े बेटे बालाजी बाजीराव को पेशवा बना दिया। तो बालाजी बाजीराव तो बन गए पेशवा और उनके 3 भाई उनके लिए मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाने में लग गए। उनके तीनों भाई राघोबा, शमशेर और सदाशिवराव भाऊ, ये तीनों के तीनों जबरदस्त मिलिट्री कमांडर्स थे। उन दिनों यानी 1748 के आसपास दिल्ली में मुगल बादशाह की पावर लगातार कम हो रही थी। अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली लगातार इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन पर अटैक कर रहा था। इनफैक्ट पंजाब और कश्मीर में उसने अपने बेटे को बिठा दिया था। मुगल बादशाह को पता था कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो है मराठा। तो जब मुगल बादशाह ने मदद मांगी तो पेशवा बालाजी बाजीराव मुगल बादशाह की मदद के लिए तैयार हो गए। इसके बदले मुगल बादशाह को मराठाओं को कई रीजन में चौथ देनी पड़ी, यानी रेवेन्यू कलेक्शन का 1/4 शेयर उन एरियाज में मराठाओं के साथ शेयर करना पड़ा। इस तरह 18th सेंचुरी में मराठा कॉन्फेडरेसी भारत में सबसे बड़ी पावर बन चुकी थी और फिर दिसंबर 1749 में शाहू जी महाराज की भी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली में कोई भी बड़ा और प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं था जो पेशवाओं को डायरेक्शन दे पाए या उन्हें गाइड कर पाए। तो पेशवा बालाजी बाजीराव मराठा के डिफैक्टो रूलर बन गए। और उधर दिल्ली में मुगल बादशाह की हालत लगातार ख़राब हो रही थी। 1752 में दोआब के रोहिल्लाज ने भी मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया, यानी मुगल बादशाह के ऊपर बाहर से भी अटैक हो रहे थे और ऊपर से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्स्पिरेसीज और रिबेलियन से वो बिल्कुल परेशान आ चुका था। फिर से उसने मराठाओं से मदद मांगी। तो इस बार पेशवा बालाजी बाजीराव ने उससे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया। 1752 के इस एग्रीमेंट में मराठाओं ने मुगल बादशाह को अपनी शरण में ले लिया और बोला कि किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रेबेलियन के केस में मराठा उसको हेल्प करेंगे।
इसके बदले मुगल बादशाह ने पेशवा को आगरा और अजमेर की गवर्नरशिप दे दी और मुल्तान, लाहौर, सिंध, हिसार और मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स के चौथ कलेक्शन के राइट्स भी मराठाओं को दे दिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि लाहौर में अब्दाली ने अपने बेटे तिमूर शाह दुर्रानी को बिठाया हुआ था। वो तो मराठाओं को चौथ देने के लिए राजी था नहीं। तो पेशवा ने ऑर्डर जारी किए कि मुझे लाहौर चाहिए। तो राघोबा जो है वो लाहौर की तरफ निकल लिए और अटैक कर दिया तिमूर शाह दुरानी पर। इस अटैक के बाद तिमूर शाह दुरानी भाग गया और लाहौर पर अब पेशवा का कब्जा हो गया। ये जो इंसिडेंट था इसने अहमद शाह अब्दाली को मराठाओं का दुश्मन बना दिया और आगे चल के अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ बैटल ऑफ पानीपत। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी जो हुई थी जनवरी 1761 में। देखते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पेशवा की ओर से कौन कौन लड़ा। ये तो हमें पता ही है कि पेशवा के 3 भाई थे। इसके अलावा पेशवा के 3 बेटे भी थे और उन बेटों का नाम था विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की ओर से लड़े सदाशिवराव भाऊ, शमशेर और विश्वासराव। इसके अलावा मराठा कॉन्फेडरेसी के जो सरदार थे वो भी इस बैटल में शामिल हुए। बट इस सब के बावजूद अफगान आर्मी मराठाओं की आर्मी से कहीं ज़्यादा बड़ी और वेल इक्विप्ड थी। इस बैटल में जीत हुई अहमद शाह अब्दाली की और इस बैटल में मराठाओं की ओर से सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव और शमशेर तीनों मारे गए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की हार पेशवा बालाजी बाजीराव के लिए एक बड़ा सेटबैक था। उन्होंने इस बैटल में अपने भाइयों को, अपने बेटे को और अपने कई इंपॉर्टेंट कमांडर्स को भी खो दिया था। उनके लिए एक बड़ा सदमा था। इस बैटल के 6 महीने बाद पेशवा भी चल बसे। अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट पेशवा कौन बनेगा और क्या मराठा अपनी खोई हुई पावर और प्रेस्टीज वापस ले पाएंगे। और उसी बीच कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बनेगी जिनसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होगा। पेशवा की कुर्सी खाली हो गई थी और रघुनाथ राव को लग रहा था कि अब पेशवा उसको बनाया जाएगा। बट अगले पेशवा बने बालाजी बाजीराव के पुत्र माधवराव। माधवराव मात्र 16 साल की उम्र में पेशवा बन गए थे, मगर कम उम्र के बावजूद माधवराव एक ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की हार में हुए लॉसेस को माधवराव ने जल्दी ही रिकवर कर दिया और मराठा एम्पायर की खोई हुई पावर और प्रेस्टीज विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स वापस लौट चुकी थी। मराठा कॉन्फेडरेसी के चीफ्स भी माधवराव फर्स्ट के नेतृत्व में बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। पेशवा खुद तो स्ट्रॉन्ग थे ही, होलकर और सिंधिया जो मराठा चीफ्स थे वो भी काफ़ी पावरफुल थे। बट ये रघुनाथ राव लगातार कुछ ना कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग में लगा रहता था ताकि कैसे भी कर ये पेशवा बन जाए। माधवराव को जब इसके बारे में पता चला कि चाचा जी जो हैं वो मान नहीं रहे हैं, तो माधवराव ने इसे कंट्रोल करने के लिए शनिवार वाड़े में हाउस अरेस्ट करवा दिया। बट 1772 में माधवराव की ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु मराठा एम्पायर के लिए घातक साबित हुई और इनके बाद इनके भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया। इनके पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव को हाउस अरेस्ट से रिलीज़ कर दिया गया। बट पेशवा नारायण राव कोई खास स्ट्रांग पेशवा नहीं थे और जब पेशवा ही स्ट्रांग नहीं है तो उसके अंडर में काम करने वाली जो मराठा कॉन्फेडरेसी है वो भी ऑब्वियसली इनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो उनका कंट्रोल जो है वो मराठा कॉन्फेडरेसी से थोड़ा लूज हो गया। और दूसरी तरफ रघुनाथ राव जो अब हाउस अरेस्ट से बाहर आ चुका था वो अब पेशवा बनने के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। उसने 1773 में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत नारायण राव की हत्या करवा दी और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। अब ये बात छुपने वाली तो थी नहीं, सबको पता था कि उसने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या करवाई है ताकि वो खुद पेशवा बन सके। लोग जो है उसे पेशवा के रूप में पसंद नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ मिनिस्टर्स भी उसके खिलाफ थे। और जब नारायण राव की पत्नी गंगाबाई ने नारायण राव की मृत्यु के कुछ महीनों के बाद साल 1774 में नारायण राव के बच्चे को जन्म दिया तो मराठा एम्पायर के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर थे उस समय, नाना फडणवीस। उन्होंने मुहिम शुरू की कि इस बच्चे को पेशवा बनवाया जाए। इस बच्चे का नाम रखा गया सवाई माधवराव, यानी 1¼ माधवराव, यानी ये माधवराव से भी 1.25 गुना तेज बच्चा था। ऐसा नाम रख दिया उन लोगों ने और कहा गया कि नारायण राव के बाद लीगली सवाई माधवराव को ही पेशवा बनाया जाना चाहिए। और इस मुहिम में नाना फडणवीस के साथ आ गए पावरफुल मराठा चीफ तुकोजी होलकर और महादजी शिंदे। इसके बाद मराठा एम्पायर के कुछ और पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने भी नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक काउंसिल बना ली जिसे बार भाई काउंसिल कहा जाता था। इसमें नाना को मिलाकर टोटल 12 लोग थे और ये जो तुकोजी होलकर, महादजी शिंदे वगैरह ये सब भी इसमें शामिल थे और इनका उद्देश्य था सवाई माधवराव को पेशवा बनवाना।
और वो टाइम भी बहुत जल्दी आ गया जब बारवाई काउंसिल इस मुहिम में कामयाब हो गए और इन्होंने सवाई माधवराव को पेशवा घोषित कर दिया। सवाई माधवराव को माधवराव टू के नाम से भी जाना जाता है। माधवराव टू मात्र 40 दिन के थे जब वो पेशवा बने और उधर उनके चाचा जी वो 40 साल के हो चुके थे और उनको कोई पेशवा नहीं बनवा रहा था। अब ये जो 40 महीने का बच्चा है ये तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं सकता, तो इनके बिहाफ पर नाना फडणवीस और बारभाई काउंसिल इस पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे थे मराठा एम्पायर के। अब ये जो बंदा है राघोबा, ये मानने वालों में से तो था नहीं। ये तब नहीं रुका जब माधवराव था, उसको इसको हाउस अरेस्ट कराना पड़ा और उसके बाद नारायण राव की तो इसने हत्या करवा दी। तो ये 40 दिन के इस बच्चे को छोड़ेगा? तो इसने सोचा कि भाई ऐसे काम बनेगा नहीं। तो इसने क्या किया कि साल 1775 में भागकर सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल से मिला और उनसे मदद मांगी। ये जो राघोबा है ये चाहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी पेशवा बनने में मदद करे, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री में तो मदद करेगी नहीं, ऑब्वियसली उनकी भी थोड़े बहुत डिमांड्स होंगी। अब राघोबा को किसी भी हाल में पेशवा बनना था, तो उसने जो मांगा वो दे दिया। राघोबा ने सालसेट और बेसाइन ब्रिटिशर्स को देना तय कर लिया। ये जो सालसेट है ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे मुंबई, थाने, ये सब एरियाज़ हैं। इसके अलावा सूरत और भरूच के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे मिलने वाले रेवेन्यू को भी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया था। अब ये तो वो चीज़ें हुई जो ये ब्रिटिशर्स को ऑफर कर रहा था। अब ब्रिटिशर्स इसको क्या दे रहे थे? तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम एक काम करो, हमारे 2500 सोल्जर्स ले जाओ। तो रघुनाथ राव को यही चाहिए था कि कोई उसको सपोर्ट करे और जाकर ये पेशवा से लड़े। तो ये थी ट्रीटी ऑफ सूरत। यहाँ पर इसने कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स को दी और ब्रिटिशर्स ने इसके बदले इसको मिलिट्री सपोर्ट दे दिया था। तो ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी ये सूरत में हुई थी, 1775 में हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल और राघोबा के बीच हुई थी। तो इस ट्रीटी की एक कॉपी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल काउंसिल में भी भिजवाई गई, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद से बंगाल की जो काउंसिल थी उसके पास सुपरविजरी पावर आ चुकी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की। तो ये लोग जो भी करते थे वहाँ से स्टैंप या ठप्पा लगता था। तो सूरत ट्रीटी के बाद रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल कीटिंग्स अपनी फोर्सेस के साथ मराठाओं की तरफ बढ़ने लग गए। अब ये लोग जो हैं मराठाओं की तरफ बढ़ रहे थे अपनी फोर्सेस लेकर, तो ऑब्वियसली मराठा भी अपनी डिफेंस में किसी न किसी को तो भेजेंगे। तो मराठाओं की तरफ से डिफेंड कर रहे थे हरिपंथ फड़के। तो ये दोनों फोर्सेस आमने सामने आ गई और मार्च 1775 में शुरू हो गया फर्स्ट एंग्लो मराठा वार्स। अब ये जो हरिपंथ फड़के थे इन्होंने जो है गुरिल्ला वार के ज़रिए ब्रिटिश फोर्सेस की हालत ख़राब कर दी। और ये वॉर अभी चल ही रहा था कि उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल काउंसिल थी, जहाँ पे वो लेटर भेजा गया था कि ये ट्रीटी हमने साइन कर दी है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस ट्रीटी को पूरी तरह से नकार दिया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने तुरंत जो है बॉम्बे काउंसिल को ये वॉर स्टॉप करने के निर्देश भेज दिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि ब्रिटिश फोर्सेस ही पीछे हट जाएं, मराठा भी तो वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठाओं को भी एक मैसेज भेजा कि भाई साहब आप जो है वो आप रुक जाइए, हम यहाँ पर वॉर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटिश फोर्सेस ऑलरेडी पीछे हट रही हैं, तो आप एक काम करो, हम लोग आपके साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन करेंगे। और इस काम के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने कर्नल अपटन को मराठाओं के पास भेजा और इस तरह साल 1776 में ब्रिटिश और मराठाओं के बीच ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये माना गया कि वो सवाई माधवराव को पेशवा रिकॉग्नाइज करते हैं। ये इस ट्रीटी का आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इससे पहले वो रघुनाथ राव का सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये भी है कि वो लोग सवाई माधवराव को पेशवा नहीं मानते होंगे, राइट, क्योंकि वो रघुनाथ राव को पेशवा बनवाने के लिए ये फाइट कर रहे थे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस ट्रीटी का। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो मराठाओं की टेरिटरीज हमने एक्वायर कर लिया है ड्यूरिंग दिस वॉर, उसको भी हम रिटर्न कर देंगे। इसी के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह भी बात मान ली कि वो मराठाओं के किसी भी दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, इंक्लूडिंग राघोबा। अब ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है ये राघोबा के लिए तो बहुत ही बैड साबित हुई, क्योंकि मराठाओं के साथ उसकी पहले दुश्मन चल रही है और ब्रिटिशर्स सब बोल रहे हैं अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो अब राघोबा का क्या होगा? तो इस बारे में भी इस ट्रीटी में बात हुई। तो मराठाओं ने कहा कि आप उसकी चिंता मत करो, हम इसे देख लेंगे, हमारा ही आदमी भाई है तो मराठा ही। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको एक ऑफर देते हैं कि अगर ये अपनी आर्मी को डिसबैंड करता है तो हम इसको 25,000 रुपये महीना की पेंशन दे देंगे। 25,000 रुपये महीना इसके लिए बहुत है, इसके खर्चे वर्चे चलते रहेंगे और अपना रिटायर हो जाए, आराम से जिए। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसमें और भी पॉइंट्स हैं। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और भी हुआ, और वो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि राघोबा ने हमारे पास
सालसेट और बसाइन देने की बात की थी। तो मराठाओं ने कहा यार सालसेट नहीं दे सकते यार, क्या बात कर रहे हो, सालसेट थोड़ी ना दे देंगे तुम्हें, दूसरी टेरिटरी ले लो 3 लाख रुपए तक की। तो ये बात भी तय हो गई। तो ये थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राघोबा को अपने साथ ही रखे हुए थे, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वो राघोबा या फिर मराठाओं के किसी भी दुश्मन को अपने साथ नहीं रखेंगे, राइट। और ये जो राघोबा है ये लगातार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उकसाते रहता था कि मराठाओं पे अटैक करो अटैक करो। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद मराठाओं के दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी कि ये सारा का सारा मैटर इनका इंटरनल मैटर था। राघोबा को पेशवा बनना था, राघोबा भी हमारा आदमी है भैया, मराठा है वो भी, तो ब्रिटिशर्स का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, वो कहाँ से आ गए बीच में। और रूट कोज ये निकल के आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शायद ये लगने लगा है कि वो मराठाओं के साथ टक्कर ले सकते हैं। तो मराठाओं की अब कोशिश ये थी कि वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करें और इतना ज़्यादा इम्प्रूव करें कि अगली बार अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके सामने आए तो खड़ी ना हो पाए। इसके लिए उन्होंने 1777 में फ्रांस के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन कर ली। अब ये जो फ्रांस के साथ फ्रेंडली ट्रीटी इन लोगों ने साइन की थी, इसका मेन मतलब ये था कि ये अपनी आर्मी को थोड़ा और इम्प्रूव करें, राइट। तो इस ट्रीटी में ये तय हुआ कि मराठाओं को 2500 यूरोपियन सोल्जर्स मिलेंगे और इसके अलावा 10,000 लोगों को यूरोपियन लाइंस पे ट्रेन किया जाएगा। और इसके बदले मराठाओं ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वेस्ट कोस्ट पर एक पोर्ट दे दिया। अब ये बात भी कोई छुपने वाली तो थी नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया और मराठाओं की तरफ से की गई इस फ्रेंडली ट्रीटी को ना सिर्फ उन लोगों ने कंडेम किया बल्कि मराठाओं पे अटैक ही कर दिया। अब इस अटैक को डिफेंड करने के लिए मराठाओं की तरफ से महादजी शिंदे जो है वो सामने आ गए। महादजी शिंदे ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को लालच दिया कि वो तालेगांव के पास में जो घाट्स हैं वहाँ पे मराठाओं पे अटैक कर दें। बट जैसे ही ब्रिटिश आर्मी ने अटैक किया, महादजी शिंदे की पूरी फोर्सेस उन पर टूट पड़ी और इसी के साथ साथ खपोली में ब्रिटिश आर्मी ने जो अपने सप्लाई बेस बनाया हुआ था उसे भी मराठाओं ने उड़ा दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वो भागकर जो है वडगांव के पास पहुंच गए, बट मराठाओं ने उन्हें वडगांव में पूरी तरह से घेर लिया और यहाँ पर 1779 में ब्रिटिश फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ गया। और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वडगांव की ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसके हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं की जितनी भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई की है 1775 से, सब की सब वापस करनी पड़ी। यहाँ पर जो ब्रिटिश फोर्सेस ने सरेंडर किया था इनके साथ रघुनाथ राव भी थे, तो रघुनाथ राव भी पकड़े गए। अब जब रघुनाथ राव को पकड़ा तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने बोला कि हाँ भैया मैं मानता हूँ कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मराठाओं पर जो भी अटैक वटैक हो रहे हैं ये सब मैं ही करवा रहा हूँ। तो मराठाओं ने कहा कि ठीक है भैया, अब जो भी कर रहे हो तुम सही है, अब इन सबको बंद करो कि आप यार रिटायर क्यों नहीं कर जाते हो, आप झांसी चले जाओ, वहाँ तुम्हें हर महीने पेंशन देते रहेंगे, अरे चले क्यों नहीं जाते हो तुम। तो राघोबा ने कहा यार कि मैं चले तो जाऊँगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं तो कभी पेशवा बन नहीं पाया, लेकिन कम से कम जो मेरा बेटा है उसको पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन में तो रख लो, क्या करेगा वो थोड़ा ना रिटायर हो सकता अभी से। तो मराठाओं ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो बेटा है बाजीराव टू, उसको हम जब बड़ा हो जाएगा तो पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन में रख लेंगे, उसकी चिंता मत करो। तो वडगांव में तो ट्रीटी साइन हो गई, बट वहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स ने वडगांव की ट्रीटी को मानने से ही मना कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि बेटा तुम हमसे सरेंडर करवाओगे, तो उसने 3 डिफरेंट फोर्सेस भेजी, एक कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में, दूसरी कैप्टन पॉपहम के और तीसरी जनरल कैमैक के नेतृत्व में। इनकी फोर्सेस जहां घुस रही थी बस कैप्चर करते हुए जा रही थी। कर्नल गोडार्ड ने फरवरी 1779 में अहमदाबाद को कैप्चर कर लिया। उसके बाद कैप्टन पोपहम ने अगस्त 1780 में ग्वालियर कैप्चर कर लिया। उसके तुरंत बाद दिसंबर 1780 में खबर आई कि कर्नल गोडार्ड ने बसाइन को भी कैप्चर कर लिया। फिर इसके बाद जो खबर आई उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं था। जनरल कैमैक ने सिप्री के युद्ध में महादजी शिंदे को हरा दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि ठीक है, अब इतना ही काफ़ी है, रुको। वॉरेन हेस्टिंग्स को पता था कि नाना फडणवीस से अगर अपनी शर्तों पर ट्रीटी को साइन करना है तो महादजी शिंदे को नाना से अलग करना होगा, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने यही किया। उसने महादजी को हरा तो पहले ही दिया था, उसकी टेरिटरीज को भी कैप्चर कर लिया था, तो महादजी को बुलाया और उसके साथ अलग से एक पीस एग्रीमेंट साइन किया। ये जो पीस एग्रीमेंट था ये अक्टूबर 1781 में किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि देखो, तुम्हारी जितनी भी टेरिटरीज हैं वो सब तुम्हें वापस कर दी जाएंगी, बस तुम्हें एक काम करना है कि पेशवा और कंपनी के बीच में आप जो है मीडिएटर का काम करो। ये बहुत ही ज़बरदस्त चाल थी, क्योंकि महादजी जो है वो अब बेसिकली मराठाओं के साथ नहीं बल्कि ड्यूरिंग द ट्रीटी एज अ न्यूट्रल इंसान की तरह काम करेगा। इनके साथ ये अलग से ट्रीटी करने का पर्पस ही ये था
कि इनको नाना फडणवीस से अलग कर दिया जाए और ये बेसिकली न्यूट्रल इंसान की तरह इस ट्रीटी में पार्टिसिपेट करें जो मराठा और पेशवा के बीच में होने वाली है। ये था मेन पर्पस। और इन परिस्थितियों में मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन हुई ट्रीटी ऑफ सालभाई, जहाँ पर सबसे पहली टर्म तो यही थी कि सालसेट जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन में रहेगा। बट मराठाओं के लिए थोड़ी सी राहत यहाँ पर इस बात से थी कि 1776 से जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्कर की थी वो सब मराठाओं को वापस मिल रही थी। इसके बाद मराठाओं ने कहा कि वडगांव की ट्रीटी आपने मानने से मना कर दिया था, लेकिन हमारी बात हो गई थी रघुनाथ राव से और रघुनाथ राव तैयार है कि वो रिटायर हो जाएगा और हम उसे पेंशन देते रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमें क्या मतलब है, जहाँ भेजना भेजो इसको। तो वडगांव की ट्रीटी का जो ये पॉइंट था रघुनाथ राव से रिलेटेड वो यहाँ पर भी डाल दिया कि भाई इसको हम पेंशन पर रख देंगे। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हुआ ट्रीटी ऑफ सालभाई में। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि यार ये नहीं चलेगा कि आप किसी दूसरे यूरोपियन पावर्स के साथ हाथ मिलाते जा रहे हो, यहाँ पे हमारे से ट्रीटी करके जाते हो और फिर वहाँ पे जाके फ्रेंच के साथ हाथ मिलाते हो। तो मराठाओं ने कहा कि ठीक है भाई, अब जो हो गया सो हो गया, अब नहीं करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ सालभाई साइन हो गई और इस ट्रीटी का म्यूचुअल गारंटर जो है वो महाजी शिंदे को बना दिया। बोला कि अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो महाजी शिंदे की है, उनसे बात की जाएगी। तो ट्रीटी ऑफ सालभाई साइन हो चुकी थी, सारे गिले शिकवे ख़त्म हो चुके थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अब ट्रेड व्रेड कर सकते हैं हम आपके क्षेत्र में, जो प्रिविलेजेस हमें पहले मिल रही थी वो तो मिलती रहेंगी ना। तो मराठास ने कहा कि हाँ वो सब तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे ट्रीट करना है करो, पहले की तरह ही रहेगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह ट्रीटी ऑफ सालभाई के साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड हो गया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1755 में शुरू होकर 1782 में ख़त्म हुआ और ये वॉर एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ सालभाई के साथ। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ 1803 में। बट बात यह है कि जब 1782 में अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में पीस ट्रीटी हो चुकी थी तो इन 20 सालों में ऐसा क्या हो गया कि फिर से मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने आ गए। ये समझने के लिए हमें सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बैकग्राउंड को समझना होगा। ये हमने पहले ही देखा था कि जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जहाँ पर मराठाओं की हार हुई थी और पेशवा बालाजी बाजीराव के बेटे विश्वास राव, उनके भाई शमशेर और सदाशिव राव के अलावा कई सारे मराठा चीफ्स भी इस बैटल में मारे गए थे। इस बैटल के अराउंड 6 महीने के बाद खुद पेशवा बालाजी बाजीराव भी चल बसे थे और नए पेशवा बने माधवराव। बट 1772 में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से माधवराव की भी मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके भाई नारायण राव पेशवा बने। बट नारायण राव के चाचा राघोबा ने नारायण राव की 1773 में हत्या करवा दी और कुछ समय के लिए पेशवा बन बैठा। नारायण राव की मृत्यु के कुछ महीने के बाद उनके बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सवाई माधवराव और नेक्स्ट पेशवा अब उनको ही बनाया गया। सवाई माधवराव मात्र 40 दिन के थे जब वो पेशवा बने। बट साल 1795 में जब वो 21 साल के हुए तो उन्होंने शनिवार वाड़े की ऊंची दीवार से कूदकर सुसाइड कर लिया। सवाई माधवराव यानी माधवराव टू की कोई संतान तो थी नहीं और उधर राघोबा अब पेंशन पर जी रहा था। बट उसके 3 बेटे थे, बाजीराव टू, चीमाजीराव टू और अमृत राव। अमृत राव को उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो अब इन परिस्थितियों में नेक्स्ट पेशवा बने बाजीराव टू। जब बाजीराव टू पेशवा बने तो उस समय नाना फडणवीस, जिन्होंने सवाई माधवराव को पेशवा बनवाया था, वो बाजीराव टू के अंडर में चीफ मिनिस्टर के पद पर काम कर रहे थे। पेशवा बाजीराव टू तो एक वीक लीडर था, बट नाना फडणवीस मराठा एम्पायर और मराठा कॉन्फेडरेसी को अपनी सूझबूझ से संभाले हुए थे। बट साल 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद मराठा कॉन्फेडरेसी को संभालने वाला कोई भी नहीं बचा। मराठा कॉन्फेडरेसी के जो चीफ्स थे उनमें आपस में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। पेशवा की हैसियत भी अब एक मराठा चीफ के जैसी ही थी। उन दिनों सबसे पावरफुल चीफ थे इंदौर के जसवंत राव होलकर और ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया। होलकर और सिंधिया में आपसी टकराव तो होते ही रहते थे और इसमें पेशवा जो है वो सिंधिया को सपोर्ट कर रहे थे। जसवंत राव होलकर ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बिना पेशवा की मंजूरी लिए नॉर्दर्न इंडिया में अपने कैंपेन शुरू कर रखे थे। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने भाई विट्ठू जी होलकर को साउथ इंडिया के कैंपेन पे भेजा हुआ था। बट विट्ठू जी जो है वो खुद पेशवा की टेरिटरी में ही बिना रोक टोक घुसे चला आ रहा था। अब वो पेशवा की ही टेरिटरी को लूटने लग गया तो एक तरह से उसने इनडायरेक्टली पेशवा को ही चैलेंज कर दिया। तो पेशवा ने विट्ठू जी को अरेस्ट करवाया और आदेश दिए कि उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया जाए।
जसवंतराव होलकर इस खबर को सुनकर आग बबूला हो चुका था। उसने 1802 में सिंधिया और पेशवा इन दोनों की कंबाइंड आर्मी पर अटैक कर दिया। इस अटैक में जसवंतराव होलकर ने पेशवा और सिंधिया की कंबाइंड फोर्सेस को पूना के पास हड़पसर में बुरी तरह से हरा दिया। डर के मारे बाजीराव टू तो पूना छोड़कर बसाइन चले गए। बसाइन वो जगह है जिसे आज की डेट में हम वसई कहते हैं। और यहाँ पूना में जसवंतराव होलकर ने अपने बंदे को पेशवा बना दिया जिसका नाम था विनायक राव। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जसवंतराव खुद भी पेशवा बन सकता था। हाँ, बन तो सकता था, बट ऐसे में डर ये था कि जो सारे मराठा चीफ्स हैं वो एकजुट होकर उस पर अटैक कर देंगे, क्योंकि उनको पसंद नहीं आएगा कि उनके साथ का आदमी पेशवा बन गया। इसीलिए जसवंतराव होलकर ने क्या किया कि पेशवा की फैमिली में से ऐसे बंदे को चुना जो उसके कंट्रोल में रहेगा। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये विनायक राव है कौन? तो बेसिकली विनायक राव जो है वो अमृत राव का बेटा था और बाजीराव टू का भतीजा था। और इधर बाजीराव टू जो है वो वापस से पेशवा बनना चाहता था और इसके लिए उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगी। बाजीराव टू को किसी भी हाल में वापस से पेशवा बनना था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी मौके की तलाश में थी। और दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसका नाम था ट्रीटी ऑफ बसाइन, जो 1802 में हुई। इस ट्रीटी की शर्तों के अनुसार बाजीराव टू को सूरत जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। निज़ाम से जो मराठा लोग चौथ मांगते थे, 1/4 ऑफ द रेवेन्यू शेयर मांगते थे, उसको बंद करना था। निज़ाम ने तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहले से ही सब्सिडियरी अलायंस साइन करी हुई थी। अब क्योंकि निज़ाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रोटेक्शन में था, इसीलिए इस ट्रीटी से निज़ाम को भी बेनिफिट हुआ। इसके बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 6000 ट्रूप्स बाजीराव टू को दे रही थी। ये जो ट्रूप्स थे ये बाजीराव टू को वापस से पेशवा बनाने में मदद करने वाले थे। बट पेशवा बनने के बाद भी बाजीराव टू को इन ट्रूप्स को अपने पास ही रखना था और इनका खर्चा पानी सब कुछ बाजीराव टू को ही उठाना था। ये सब्सिडियरी अलायंस की वन ऑफ द कंडीशंस में से हुआ करती थी। इसके अलावा बाजीराव टू को 26 लाख रुपए तक की एक टेरिटरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी थी। ट्रीटी ऑफ बसाइन की नेक्स्ट शर्त ये थी कि अब से मराठाओं की सभी फॉरेन पॉलिसीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करेगी और जिन देशों के साथ अंग्रेज़ों का वॉर चल रहा है उन देशों के लोगों को मराठा एम्पायर में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। 1802 की बसाइन की जो ट्रीटी थी ये मराठा एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन की तरफ एक मजबूत कदम रख दिया था। ये बेसिकली एक सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी थी जो मराठा पेशवा बाजीराव टू ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कर ली थी। तो बसाइन की ट्रीटी हो चुकी थी और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया था। 1803 में बाजीराव टू को वापस से पेशवा बनाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रोटेक्शन में बाजीराव टू 13 मई 1803 में पेशवा बन गए। बट अब ये पहले वाली पेशवाई नहीं थी, वो अपनी आज़ादी पूरी तरह से खो चुके थे। मराठा एम्पायर की टेरिटरी में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज थी। मराठा एम्पायर की जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी और ये ट्रीटी किसी भी मराठा चीफ को पसंद नहीं आ रही थी। कोई भी मराठा चीफ इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और यही कारण बना सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का। सिंधिया और भोसले ने कोशिश की कि अंग्रेज़ों को हराकर पेशवा को इस ट्रीटी के जाल से बाहर निकाला जाए, इसको आज़ाद किया जाए, बट उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही। अंग्रेज़ों ने फिर एक बार चाल चली। मराठाओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए उन्होंने सभी मराठाओं के साथ अलग अलग पीस ट्रीटी साइन की। सिंधिया के साथ 1803 में सूरजियन जनगांव की ट्रीटी साइन की। इसके 15-20 दिन के बाद भोसले के साथ 1803 में देवगांव की ट्रीटी साइन की। अब बारी थी होलकर की। 1804 में होलकर ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक किया, बट वो भी नाकामयाब रहे। 1805 तक इनका बैटल चला और 1805 में ये भी हार गए और 1806 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके साथ ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन की। इस तरह 1805 तक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पूरी तरह से एंड हो चुका था। बट इस वॉर के बाद मराठा एम्पायर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेटेड था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल में फंस चुका था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हुआ था मराठाओं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1817 से 1818 तक। स्टार्ट करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बैकग्राउंड से। देखो, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मराठा पेशवा मराठा कॉन्फेडरेसीज की मदद से मराठा एम्पायर को एक्सपेंड किया करते थे और जब भी ये किसी बैटल या फिर एक्सपेडिशन में जाते थे तो पिंडारियों को भी अपनी सेना के साथ रखते थे। पिंडारी बेसिकली प्लंडर्स हुआ करते थे जो मराठा आर्मीज़ के साथ मर्सनरीज़ की तरह किसी भी बैटल या एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट करते थे। मर्सनरीज़ मतलब कि ये लोग मराठाओं से कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे, बल्कि लड़ाई जीतने के बाद ये अपना हिस्सा उस जगह को लूट कर वसूलते थे
और मराठाओं की तरफ से इन्हें ये मंजूरी थी। ये पिंडारी किसी एक धर्म, कास्ट या फिर क्लास से नहीं थे। इनमें हिंदूज, मुस्लिम्स, अफगानी, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हर तरह के लोग थे। बट हुआ क्या कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठास जो थे वो काफ़ी वीक हो चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल उन पर बढ़ता जा रहा था और ऐसे में जब मराठा कोई नया एक्सपेडिशन कर ही नहीं रहे थे तो पिंडारियों को भी मराठाओं से कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। अब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ना मिलने के कारण उन्होंने आसपास की टेरिटरीज़ को प्लंडर करना शुरू कर दिया, लूट-पाट करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम, कर्नाटक के नवाब, मालाबार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज़ में भी लूट-पाट कर दी। इससे परेशान होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने साल 1817 में पिंडारियों पर अटैक कर दिया। बट पिंडारियों पर अटैक मराठाओं के लिए उनकी सोवरेनिटी पर अटैक था। अब यहाँ पर एक चीज़ को नोट करना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को ख़त्म करने की जो मुहिम 1817 में शुरू की थी, ये मुहिम ख़त्म हुई 1818 में। और इसी दौरान थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। यानी इस वीडियो के दौरान जब हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को डिस्कस कर रहे होंगे तब बैकग्राउंड में पिंडारी वॉर भी चल रहा होगा। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का पहला कारण तो यही बना कि पिंडारियों पर अटैक मराठाओं के लिए उनकी सोवरेनिटी पर अटैक था, जिसकी वजह से मराठास जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाना चाहते थे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान जो सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन हुई थी, उसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर एक मराठा चीफ की कैपिटल में अपनी रेजिडेंसीज बना ली थी और इन रेजिडेंसीज में जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स रहते थे वो हर एक मराठा चीफ पर नज़र रखते थे कि किसी भी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है। इसके अलावा मराठा चीफ गायकवाड़ और पेशवा के बीच में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे और जब गायकवाड़ ने अपने मिनिस्टर गंगाधर शास्त्री को पूना भेजा हिसाब बराबर करने के लिए, तो पेशवा के मिनिस्टर त्रिम्बक जी दांगलिया ने गायकवाड़ के मिनिस्टर को मार दिया। और क्योंकि गायकवाड़ पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस में था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गायकवाड़ के सपोर्ट में पेशवा को प्रेशराइज किया कि वो दांगलिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दे। पेशवा हेल्पलेस था और ना चाहते हुए भी दांगलिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर यह भी शक था कि पेशवा कंपनी के अगेंस्ट कुछ खिचड़ी पका रहा है, तो इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा के साथ जून 1817 में एक ट्रीटी साइन की, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पूना। इस ट्रीटी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा की बहुत सारी टेरिटरी हथिया ली और पेशवा से ये लिखवा लिया कि वो ना तो गायकवाड़ से किसी भी तरह के कोई टैक्स वसूलेगा और ना ही किसी दूसरी इंडियन पावर के साथ हाथ मिलाएगा या कोई संबंध रखेगा। तो यही दो मुख्य कारण थे, पिंडारी वार और ट्रीटी ऑफ पूना, जिसकी वजह से पेशवा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाना चाहता था और इसके लिए उसने चुपचाप दूसरे मराठा चीफ्स के साथ बात की कि क्या वह उसका साथ देंगे। देखो, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा कॉन्फेडरेसी के साथ सेपरेट ट्रीटीज साइन की थी, उनको डिवाइड करने की पूरी कोशिश की थी। बट फिर भी मराठा चीफ्स और पेशवा के बीच में एक बॉन्ड बाकी था। भोसले, सिंधिया और होलकर पेशवा को सपोर्ट करने के लिए अभी भी तैयार थे और गायकवाड़ से तो पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसी की वजह से तो ट्रीटी ऑफ पूना हुई थी। बट अब जो है मराठा चीफ्स में पहले जैसी बात नहीं थी। सिंधिया और होलकर भी पहले की तरह स्ट्रांग नहीं थे और इस समय पेशवा के सर पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और ये वो समय था जब पेशवा एक नए अवतार में दिखे। पेशवा ने वॉर की तैयारियां शुरू कर दी और ये तैयारियां सीक्रेटली की जा रही थी, ब्रिटिश रेजिडेंट्स की नज़र से बचा के। पेशवा ने अपने खजाने लुटा दिए और एक बड़ी आर्मी खड़ी कर दी। इसके अलावा पेशवा ने दूसरे मराठा चीफ्स को भी पैसे दिए ताकि वो भी अपनी तैयारियां ज़ोर शोर से कर सकें। पेशवा और सिंधिया अपनी इस मुहिम में दूसरे राजाओं को भी जोड़ने में लगे हुए थे। सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह और नेपाल के राजा को भी संदेशे भेजे गए, बट ऐसा करते हुए सिंधिया पकड़े गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवंबर 1817 में सिंधिया के साथ एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया को अपने साथ ले लिया पिंडारियों के अगेंस्ट। सिंधिया को मजबूरी में ये बात माननी पड़ी और इस तरह सिंधिया न्यूट्रलाइज हो गए। अब वो पेशवा का सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं थे, तो सिंधिया और गायकवाड़ इस गेम से बाहर थे। बच गए भोसले और होलकर। बाजीराव ने सोचा कि और कोई पकड़ा जाए, इससे पहले वॉर का आगाज़ कर दो। उसने पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी में आग लगा दी और ब्रिटिश रेजिडेंसी को फूंक दिया और इस तरह नवंबर 1817 में शुरुआत हो गई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। अप्पाराव भोसले ने यही काम नागपुर में कर दिया। इसके बाद बाजीराव टू की नज़र थी खड़की के ब्रिटिश कैंप पर।
उसने खड़की पर अटैक कर दिया और उसी दौरान सितबल्दी में भोसले और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आमने सामने आ गई। बट नतीजा मराठाओं के फेवर में नहीं था। पेशवा खड़की के युद्ध में हार गए और भोसले सितबल्दी के युद्ध में। इसके बाद दिसंबर 1817 में अब बारी थी होलकरों की। होलकरों ने महिदपुर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक किया, बट यहाँ भी होलकरों की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने होलकर के साथ ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन कर ली। बैटल ऑफ खड़की के बाद बाजीराव टू वहाँ से भागकर साउथ की तरफ चला गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि वो वहाँ से लौटकर फिर अटैक करेगा। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और फोर्सेस पूना की तरफ मंगवाई। ऐसी ही एक ब्रिटिश ट्रूप पूना की तरफ आ रही थी और रास्ते में रात गुजारने के लिए ये लोग कोरेगांव रुके। पेशवा ने इस ट्रूप पर अटैक कर दिया। ये लड़ाई बैटल ऑफ कोरेगांव के नाम से फेमस है। यहाँ भी बाजीराव टू हार गए और यहाँ से भी भाग गए। इसके बाद फरवरी 1817 से जून 1817 तक बाजीराव टू अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागते रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी। बाजीराव टू की फौज भी पूरी तरह से डिमोटिवेटेड थी और उनका साथ छोड़ चुकी थी। अल्टीमेटली जून 1818 में बाजीराव टू ने सरेंडर कर दिया और पेशवाशिप एबोलिश कर दी गई। थर्ड एंग्लो मराठा वार एंड हो गया। जितनी भी टेरिटरीज इस वॉर में कैप्चर हुई थी उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया गया। जिस जगह पर बाजीराव टू के फोरफादर्स ने दशकों तक राज किया, उस जगह से उसे निकालकर कानपुर के पास के एक छोटे से गांव बिठूर में भेज दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के दूसरे राजाओं के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहती थी कि अगर सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के बाद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करोगे तो ये हालत कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रताप सिंह, जो छत्रपति शिवाजी के वंशज थे, उन्हें सतारा दे दिया गया। इसके बाद का जीवन बाजीराव टू ने ब्रिटिश सरकार की पेंशन पर बिताया। मराठाओं के साथ साथ साल 1818 में पिंडारियों का भी सफाया कर दिया गया। पिंडारी लीडर आमिर खान और करीम खान ने सरेंडर कर दिया और चीतू खान जंगल में भाग गए।